हम इंसान आज कितनी तरक्की कर चुके हैं। हम ज़मीन से बाहर जा सकते हैं, खला को करोड़ों मील दूर तक देख सकते हैं। हमारे पास साइंस है जो हमें हमारे सवालात के जवाब देती है। साइंस के ज़रिए हमने अपने कल को बहुत अच्छे तरीके से जाना है। ये ज़मीन जो हमारा घर है, जहाँ हम जानदारों ने कई सदियाँ गुजारी हैं, जिसने कई करोड़ों साल से ज़िंदगी को मुमकिन बनाया है और आज भी यहाँ ज़िंदा रहना मुमकिन है। साइंसदानों के मुताबिक इस ज़मीन पर तकरीबन 87 लाख जानवरों की इकसाम पाई जाती हैं, जिसमें तकरीबन 15% जानवरों को ही हमने खोजा है। लेकिन आखिरकार ये सारे जानवर आए कहाँ से थे? आखिर धरती पर ज़िंदगी की शुरुआत कैसे हुई थी? इसे जानने के लिए हमें वक़्त में पीछे जाना होगा, उस वक़्त में जब ज़मीन शुरुआत के मराहिल में थी। तो चलिए चलते हैं हम आज से करीब 4.5 अरब साल पीछे। आज से करीब 4.5 अरब साल पहले चट्टान का एक बहुत ही बड़ा गोला एक बेनाम तारे का चक्कर लगा रहा था। इसकी सतह पिघले हुए लावा से बनी थी और इस पर ज़िंदगी का नामो निशान तक नहीं था। तब ज़मीन पर लगातार छोटे छोटे पत्थरों की बरसात हो रही थी। काफ़ी लंबे अरसे तक ये बरसात चलती रही। इसके बाद चट्टान के इस बड़े से गोले ने एक ग्राह की शक्ल धार ली। साथ ही इस ग्राह का अपना चांद भी बना। ये वो ग्राह है जहाँ आज हम सब रहते हैं। उस वक़्त ज़मीन का दर्जा हरारत बहुत ही ज़्यादा था। काफ़ी लंबे अरसे बाद हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत थोड़ा ठंडा हुआ और इस पर एक ठोस सतह की इब्तिदा हुई। करीब 3.9 अरब साल पहले इसने फिर से आग के गोलों की बारिश का सामना किया, जिसे हम कहते हैं द लेट हैवी बम्बार्डमेंट। और इस वक्त ज़मीन पर छोटे चट्टान ही नहीं बल्कि इसके साथ बड़े चट्टान की भी बारिश हो रही थी। कई हज़ारों की तादाद में ये चट्टान ज़मीन पर बरस रहे थे। ये चट्टान अपने साथ कुछ बहुत ही ख़ास लेकर आए थे। इनके अंदर जमी हुई बर्फ़ के क्रिस्टल्स थे, जिसने हमारी ज़मीन पर समंदरों का आगाज़ किया और साथ ही ज़मीन की आबा हवा में नाइट्रोजन गैस को लेकर आया। लेकिन ये ज़मीन अभी बेजान थी, जहाँ ज़िंदगी का आगाज़ अभी नहीं हुआ था। ज़मीन का एटमॉस्फेयर अभी पूरी तरह से जहरीली गैसों से भरा हुआ था। यहाँ वायुमंडल में ऑक्सीजन था ही नहीं और ज़मीन भी चारों तरफ से समंदर के अंदर घिरी हुई थी। करीब 3.8 अरब साल पहले हमारी ज़मीन पर दोबारा पत्थरों की बारिश शुरू हुई, पर इसकी बार ये पत्थर अपने साथ सिर्फ पानी ही नहीं लाए थे, बल्कि ये बहुत कीमती चीज़ लेकर आए थे जो ज़मीन को ज़िंदगी देने वाला था। ये पत्थर अपने साथ मिनरल्स लेकर आए थे। साथ ही इन्होंने कार्बन, प्रोटीन और अमाइनो एसिड का भी समंदरों की गहराइयों तक फासला तय किया। लेकिन यहाँ समंदर की गहराइयों में दर्जा हरारत बहुत ही कम था। यहाँ सूरज की रोशनी पहुँच ही नहीं सकती थी। लेकिन यहाँ समुद्र की गहराई में भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स थे जो पानी को गहराई में भी गर्म रख रहे थे और यहीं पर ज़िंदगी का पहला बीज बना। हम नहीं जानते कि ऐसा कैसे हुआ था, लेकिन किसी तरीके से यहीं पर उन सारे मिनरल्स और केमिकल्स ने आपस में रिएक्ट करके ज़िंदगी का बीज बोया था और यहाँ जन्म हुआ एक जानदार का। ये एक तरह के बैक्टीरिया थे। ये बैक्टीरिया समंदर में बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे थे। अब ये पानी पूरे तरीके से इस तरह के बैक्टीरिया से भर गया था। आज से करीब 3.5 अरब साल पहले समंदर के अंदर इन बैक्टीरिया की तादाद इतनी बढ़ गई थी कि ये आपस में जुड़कर इस किस्म की शक्लों में बदल गए, जिसे कहा जाता है स्ट्रोमेटालाइट्स। ये एक चट्टान अपने आप में बैक्टीरिया की एक पूरी बस्ती थी। ये बैक्टीरिया सूरज की रोशनी को खुराक में बदलते थे। यहाँ से ही ज़िंदगी की इब्तिदा होने वाली थी। समुंदर की स्ट्रोमेटालाइट्स एक बाई प्रोडक्ट को निकालते थे, एक गैस ऑक्सीजन। इन बैक्टीरिया से ज़मीन पर एक सबसे अनमोल चीज़ का आगाज़ हुआ, जो ज़मीन को ज़िंदगी में बदलने के लिए सबसे अहम था और मुस्तकबिल में इसके बगैर ज़िंदगी नामुमकिन थी। करीब 2 अरब साल तक ज़मीन के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ती रही। आज से करीब 1.5 अरब साल पहले
ज़मीन पर अभी भी किसी किस्म का कॉम्प्लेक्स लाइट फिक्स्ड नहीं हुआ था और ना ही ज़मीन पर इतने बड़े बड़े कॉन्टिनेंट थे जो चारों तरफ से पानी में घिरे हुए थे। लेकिन अब ज़मीन के क्रस्ट में हलचल होने लगी, जिससे ज़मीन की सतह कई सारे टेक्टोनिक प्लेट में टूट गई। फिर इन प्लेट में मूवमेंट की वजह से सब कॉन्टिनेंट आपस में जुड़ गए और एक सुपर कॉन्टिनेंट का आगाज़ किया जिसका नाम था रूटीनिया। इस वक्त ज़मीन का दर्जा हरारत 30 डिग्री सेल्सियस था और ज़मीन का एक दिन 18 घंटों का था। लेकिन अब वक्त के साथ साथ तो सब कुछ बदल रहा था। आज से करीब 74 करोड़ साल पहले ज़मीन की सूरत हाल बदल रही थी। ज़मीन का सुपर कॉन्टिनेंट दो हिस्सों में टूट गया और धरती के नीचे का लावा ज्वालामुखी के साथ धरती की सतह पर निकलने लगा, जिसकी वजह से ज़मीन में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार काफ़ी बढ़ गई। अब ज़मीन का आसमान कार्बन डाइऑक्साइड के घने बादलों में गिर चुका था। इन बादलों से लगातार एसिड रेन होती रही, जिसकी वजह से ज़मीन में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड ज़मीन के चट्टानों पर कार्बन के मोटे मोटे परत के रूप में जमने लगे, जो इस बारिश के पानी के साथ बरस रहे थे। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में भारी कमी हुई और अब ज़मीन का वायुमंडल सूरज की गर्मी को रोकने के काबिल नहीं रह सका और ज़मीन का दर्जा हरारत तेज़ी से कम होने लगा और ज़मीन पर पहली दफ़ा आइस एज होने लगी। ये आइस एज अब तक का सबसे बड़ा आइस एज था, लेकिन ये भी हमेशा के लिए नहीं रहने वाला था। वक्त के साथ साथ वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार फिर से बढ़ने लगी और ज़मीन का दर्जा हरारत फिर से बढ़ने लगा, जिसकी वजह से ज़मीन पर जमा हुआ बर्फ़ पिघलने लगा और ज़मीन फिर से अपनी शक्ल में आने लगी। लेकिन उन सिंगल सेल बैक्टीरिया का क्या हुआ जो आइस एज से पहले ही समुंदर में मौजूद थे? आज से करीब 54 करोड़ साल पहले अब ज़मीन की सारी बर्फ़ पानी में तब्दील हो चुकी थी। इस वक्त समुंदर के अंदर जाने से हमें एक अजीब दुनिया देखने को मिलती है। ऑक्सीजन की वजह से समुंदर में कई किस्म के जानदार बन चुके थे। यहाँ चारों तरफ समंदरी पौधे ऐसे अजीब से छोटे छोटे समंदरी जानदार थे। साथ ही एक बड़ा जानदार भी था, एनामेलोकैरिस। ये सब कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के नए जानदार थे जो कि उन्हीं बैक्टीरिया की वजह से बने थे। ये है पिकाया। ये तकरीबन 5 सेंटीमीटर लंबे थे, लेकिन इन्होंने अपने जिस्म में कुछ खास ही बना लिया था जो आगे चलकर हमारे जिस्म का एक अहम हिस्सा बनने वाला था। ये पहला जानदार था जिनके पास रीढ़ की हड्डी थी। इसके अलावा रीढ़ की हड्डी किसी के पास ना थी। आज से करीब 46 करोड़ साल पहले अब ज़मीन कुछ हद तक जानी पहचानी हो गई थी। ज़मीन का सुपर कॉन्टिनेंट अब और भी कई हिस्सों में टूट गया था, लेकिन अब भी यहाँ ज़मीन पर रहने वाले जानदार नहीं आए थे और ज़मीन की सतह पर पौधे भी नहीं उगे थे। पर ऐसा क्यों था? दरअसल ऐसा सूरज से आने वाली खतरनाक अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस की वजह से हो रहा था। लेकिन अब ज़मीन के वायुमंडल में एक नए परत का आगाज़ हो रहा था, जिसे आज हम कहते हैं ओजोन लेयर। वायुमंडल के ऑक्सीजन सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस की किरणों को सोख कर ओजोन गैस में बदलने लगे थे, जिसने ज़मीन के चारों तरफ एक चादर बना डाली जो हमें सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बचाती है। इसकी वजह से अब ज़मीन की सतह पर लंबे से आवाल पल पुल सकते थे और यही ज़मीन के पहले सैंड प्लैनेट्स बने। समंदर में रहने वाली ये मछली टिकटैलिक, जिसने पहली बार समुंदर से बाहर आने का फैसला किया, इसने अपने फिन्स का इस्तेमाल पड़ों की शक्ल में किया और वक़्त के साथ साथ ये ज़मीन पर ज़्यादा अरसे तक रहने लगी, जिससे इसके अंग काफ़ी अच्छे हो गए। करीब 1.5 करोड़ साल के अरसे बाद ये जानवर अब पूरे तरीके से ज़मीन पर रहने के काबिल बन चुके थे और इन्हें कहा जाता था टेट्रापोड्स। आज से करीब 36 करोड़ साल पहले ये टेट्रापोड्स पूरी तरह से ज़मीन पर आ गए थे और ये ज़मीन पर रहने लगे। ये वो जानवर थे जो आगे चलकर मैमल्स, बर्ड्स और डायनासोर्स में तब्दील होने वाले थे। लेकिन अब धरती का बुरा वक्त भी आने वाला था। वक्त के साथ साथ ज़मीन की आबोहवा बदल रही थी। एक बार फिर से ज्वालामुखी फटा और ज़मीन का दर्जा हरारत बहुत ही बढ़ गया।
جس سے دھرتی پر ایک قہر آیا جس کی وجہ سے تمام پیڑ پودے سڑ گئے اور زمین کی کل 95% آبادی صاف ہو گئی۔ اس حادثے میں کچھ جاندار ہی زندہ بچ پائے جنہوں نے زندہ رہنے کے لیے کچھ بھی کھانا شروع کر دیا اور گرمی سے بچنے کے لیے زمین کے اندر رہنے لگے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ زمین میں پھر سے سدھار آیا، زمین کی آب و ہوا پھر سے اچھی ہو گئی۔ آج سے قریب 20 کروڑ سال پہلے اب زمین کی شکل کافی حد تک بدل چکی تھی۔ جوالا مکھی کی وجہ سے زمین کے کچھ ٹکڑے الگ ہوئے جنہوں نے آپس میں مل کر ایک سپر کانٹیننٹ بنایا جس کا نام تھا پینجیا۔ اب زمین کافی حد تک بدل چکی تھی۔ اتنے بڑے عرصے کے گزرنے کے بعد زمین پھر سے بہتر ہو گئی، سطح پر پھر سے ننھے ننھے پیڑ پودے اگلنے لگے اور زمین پر جو 5% جانور بچے تھے وہ اب آباد ہو چکے تھے اور ایک نئے جانور کا جنم ہوا تھا جو آنے والے وقت میں زمین پر اپنا بوجھ بالا کرنے والے تھے، اور وہ تھے ڈائناسورس۔ ڈائناسورس اصل میں انہی 5% رینگنے والے جانداروں سے بنے تھے جو اس حادثے سے خود کو بچا پائے تھے۔ ڈائناسورس کی بھی کئی قسمیں تھیں، کچھ درختوں کے پتے کھاتے تھے اور کچھ گوشت کھاتے تھے۔ کچھ ڈائناسورس شریف تھے اور کچھ خطرناک تھے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنا جواب کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا، اور مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔